स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। अब तक हमने जो गाउस का नियम पढ़ा है उसके एप्लीकेशन के रूप में हम इसको देखेंगे कि उसके क्या क्या अनुप्रयोग है, उसकी सहायता से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आवेशों का जो वितरण होता है वो सतत रूप से होता है, कंटिन्यूअस होता है, या आवेशों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा होती है, आवेशों के बीच में जो दूरी है वो बहुत बहुत कम होती है, तो ऐसी परिस्थिति में हम कूलाम के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात नहीं कर सकते। उसके लिए हमें गाउस का नियम लगाना पड़ता है। तो हम कुछ टॉपिक ऐसे देखेंगे जिसमें हम सतत आवेश वितरणों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो जो हमने रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण पढ़े थे, अब हम उन आवेश वितरणों के कारण किसी दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो हम रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रेखीय आवेश वितरण के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, पहले हम उस दिशा को देखेंगे और फिर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए माना कि कोई रेखीय आवेश वितरण है, ये कोई रेखीय तार है, इस तार के ऊपर आवेश हमने वितरित किए हुए हैं, प्लस आवेश इस तार के ऊपर एक समान रूप से वितरित है। ये जो आवेशित तार है ये अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई का है, तो इसको हम डॉट डॉट ऐसे शो कर सकते हैं। अब इस तार के कारण हमें किसी बिंदु, यहां पर P बिंदु है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा का मान ज्ञात करना है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने माना कि तार की O बिंदु से ये जो बिंदु P है ये लंबवत दिशा में रखा हुआ है, इस तरह से ये रखा हुआ है। अब हम इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए ये जो बिंदु O है, हमारा निर्देश बिंदु या मूल बिंदु इसको हम कह सकते हैं, इस बिंदु के दोनों तरफ ऊपर और इसी बिंदु के नीचे समान दूरी पर हम कोई दो अल्पांश मानते हैं। जैसे ये कोई अल्पांश है, माना कि ये A1 अल्पांश है, ये इतनी दूरी पर हमने लिया है, तो इतनी ही दूरी पर नीचे भी हमने कोई दूसरा अल्पांश लिया है, ये वाला अल्पांश, ये अल्पांश कोई है, A2 अल्पांश है। तो इस A1 अल्पांश और इस A2 अल्पांश ये समान लंबाई के अल्पांश हमने लिए हैं। तो इसके कारण इस बिंदु पर और इसके कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा वो परिमाण कैसा होगा? समान होगा। समान क्यों होगा? क्योंकि दोनों समान लंबाई के अल्पांश है, तो दोनों पर आवेश भी समान होगा। तो समान आवेश है और यहां से P की दूरी और यहां से P की दूरी, ये दूरियां भी बराबर है, तो विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो भी समान होगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग होगी, क्योंकि इसके कारण A1 के कारण, अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी A1 से P की डायरेक्शन में, इस तरफ DE वेक्टर, और A2 के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो होगी इस दिशा में, DE वेक्टर, A2 P दिशा में। तो हमने माना कि कोई रेखीय आवेश वितरण है जिसके कारण बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा का मान ज्ञात करने के लिए हमने ये जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु के दोनों तरफ, इस मूल बिंदु के ऊपर की साइड और इसी मूल बिंदु के नीचे की साइड कोई दो समान अल्पांश A1 तथा A2 समान दूरी पर लिए हैं। अब समान दूरी पर जब हमने लिए हैं तो इनके कारण बिंदु P पर और A2 के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा वो परिमाण तो समान होगा, क्योंकि आवेश भी समान है और दोनों की दूरियां भी समान है। तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो समान होगा, लेकिन दिशा जो होगी वो अलग अलग होगी। A1 के कारण इसकी दिशा A1 से P की तरफ होगी और A2 के कारण दिशा A2 से P की तरफ होगी। ऐसा हमने यहां पर लिखा है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो विद्युत क्षेत्र आ रहे हैं इनको हम घटकों के अंदर वियोजित करेंगे और परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा का मान ज्ञात करेंगे। माना कि ये कोण अगर अल्फा है तो ये बनने वाला कोण, ये दूसरा, ये भी कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है इस मूल बिंदु से समान दूरी पर लिए गए हैं। ये जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये नीचे की साइड है, तो दोनों कोण कैसे हैं? बराबर है। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो ये अल्फा है, तो ये वाला भी कोण शीर्षाभिमुखी कोण से अल्फा ही होगा। इसी प्रकार ये कोण अल्फा है तो ये वाला भी कोण अल्फा ही होगा। तो ये जो DE वेक्टर है इसका मान हम इस दिशा में, अल्फा की दिशा में और लंबवत दिशा में ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि ये जो अल्फा है, अल्फा के साथ वाली भुजा हमेशा कोस थीटा के अंदर आती है, तो DE का इस दिशा में घटक हो जाएगा DE कोस थीटा। इसी प्रकार से जो ये लंबवत भुजा है ये हो जाएगी DE साइन
थीटा। अब अगर हम इस सदिश को जो डीई है इसको इस दिशा में एक्स वाली दिशा में और इस दिशा में अगर तोड़े दो लंबवत घटकों में वियोजित करें तो ये जो अल्फा के साथ वाली भुजा है थीटा के साथ या अल्फा के साथ वाली जो भुजा होती है वो हमेशा कोस थीटा के अंदर आती है। तो ये जो भुजा है ये वाली भुजा ये आ जाएगी डीई कोस अल्फा और जो लंबवत भुजा है ये आ जाएगी डीई साइन अल्फा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो डीई साइन अल्फा ऊपर की साइड और डीई साइन अल्फा जो नीचे की साइड आ रहा है ये दोनों परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो दोनों सदिश कैंसिल हो जाएंगे। जबकि जो दूसरा डीई कोस अल्फा डीई कोस अल्फा डीई कोस अल्फा इसके कारण इस दिशा में और नीचे वाले के कारण भी डीई कोस अल्फा इस दिशा में आ रहा है। ये दोनों समान दिशा में होने के कारण दोनों जुड़ जाएंगे। तो जो इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा इन दोनों जुड़ गए इस दिशा में तो ये इस दिशा में हो जाएगा। और ये दिशा कौन सी है तो ये दिशा इस चालक तार के लंबवत वाली दिशा है। इस चालक तार को बिंदु P से मिलाने वाली जो ये लंबवत रेखा जा रही है ये इस दिशा में विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अतः परिणामी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो तार के इस चालक तार के लंबवत दिशा में होगा। इस तरह से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो किसी आवेशित रेखीय चालक तार के लंबवत दिशा में होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इस अनंत जो अभी हमने अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा को हमने देखा था। अब हम इसी अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अनंत रेखीय आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम एक अनंत रेखीय आवेश वितरण मानेंगे। ये इस तरह से अनंत है तो आगे हम डॉट डॉट से प्रदर्शित करेंगे। इस पर आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है। अब इसके कारण ये माना कि जो अनंत लंबाई है इसमें से हमने कोई L लंबाई का टुकड़ा यहां पर लिया है। ये L लंबाई का कोई रेखीय आवेश वितरण है। इसके कारण हम ये माना कि कोई निर्देश बिंदु O है इससे हम r दूरी पर यहां से यहां तक की दूरी कितनी है r है। ये बिंदु कोई P है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो यहां जो अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे एक बात ध्यान में रखें कि जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कूलाम का नियम उससे हम बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने गाउस का नियम हमने पढ़ लिया है। अब हम पहली बार ये पहला हमारा टॉपिक है जब हम गाउस के नियम की सहायता से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो एक बार से गाउस के नियम को हम रिमाइंड करें कि गाउस का नियम कहता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो इसकी जो परिभाषा है उसमें स्टार्टिंग के अंदर आता है कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो जब भी हम गाउस का नियम लगाएं हमेशा ध्यान में रखें कि जो भी हमने आवेश वितरण लिया है उसके चारों ओर एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना हमको करनी पड़ती है तभी हम गाउस का नियम लगा सकते हैं। तो काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना हम यहां पर कैसे करेंगे तो देखिए ये जो आवेश वितरण है हमें एक ऐसा पृष्ठ की कल्पना करनी है कि जिस पृष्ठ के कारण ये जो आवेश वितरण है ये पूरी तरह से अंदर आ जाए ढक लिया जाए और वो काल्पनिक बंद पृष्ठ इसके चारों ओर आ जाए। तो जब भी कोई रेखीय आवेश वितरण लेते हैं तो उसके चारों ओर जो हम काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं वो हमेशा बेलनाकार होता है। क्योंकि जब हम बेलनाकार पृष्ठ लेंगे तो ये जैसे कोई तार है इसको हमको चारों तरफ से कवर करना है तो हम क्या करेंगे इसको बेलनाकार पृष्ठ में रखेंगे क्योंकि बेलनाकार का वक्र पृष्ठ इस तरह से इसके चारों ओर आ जाएगा और ऊपर एक वृत्ताकार पृष्ठ होता है नीचे एक वृत्ताकार पृष्ठ होता है। तो ये पेन जो है उस बेलनाकार बंद पृष्ठ के अंदर बिल्कुल रखा जा सकता है चारों तरफ से ढक लिया जाएगा। तो इसके चारों ओर जो हम बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे वो बेलनाकार होगा। तो रेखीय आवेश के कारण रेखीय आवेश को हमने अक्ष माना और ये जो L लंबाई का है इससे r दूरी त्रिज्या तथा L लंबाई के एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो गाउसियन पृष्ठ कैसा हो जाएगा उसकी त्रिज्या कितनी है r और लंबाई कितनी है L है। तो वो गाउसियन पृष्ठ कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये जो गाउसियन पृष्ठ हम मानेंगे इस पृष्ठ को हमको इस तरह से लेना है कि ये जो बिंदु है ये इसके पृष्ठ के
ऊपर आ जाए। तो इस प्रकार से ये जो संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ है इसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला हो गया हमारा ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ। ये जो ऊपर वृत्ताकार पृष्ठ आ रहा है, ऊपर की ओर बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, ऊपर का जो वृत्ताकार पृष्ठ होता है वो वाला पृष्ठ ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ। और दूसरा हमने बांटा है निचला वृत्ताकार पृष्ठ S2, जो ये नीचे की ओर वृत्ताकार पृष्ठ है बेलन का, ये वाला पृष्ठ, ये हो गया S2। और तीसरा जो हमने पृष्ठ बांटा है वो है बेलनाकार वक्र पृष्ठ। इस बेलन का ये वाला वक्र पृष्ठ जो चारों तरफ होता है। बेलन के अंदर हम जानते हैं जैसे ये बेलन है तो ऊपर की साइड जो ये वृत्त है ये हो गया S1, नीचे की साइड ये जो वृत्त के रूप में बना हुआ है ये हो गया S2, और ये जो इसका वक्राकार पृष्ठ है ये चारों तरफ वाला ये वाला, इसको हमने क्या कह दिया, S3 कह दिया। तो इन 3 पृष्ठों से मिलकर के ये संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ बना है। अब गाउस के नियम से जो तीनों पृष्ठों से या ये संपूर्ण जो गाउसियन पृष्ठ है इससे निकलने वाला कुल फ्लक्स जो होगा वो हम जानते हैं गाउस के नियम से कि कुल फ्लक्स फाई बराबर होता है इंटीग्रेशन किसी भी बंद पृष्ठ S का, ये बंद पृष्ठ S कौन सा है, गाउसियन पृष्ठ है, इसमें आता है इंटीग्रेशन में E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर ये होता है समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम गाउस के नियम से जानते हैं किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होता है वो इसके बराबर होता है। अब हम ये जो बंद पृष्ठ S है जो गाउसियन पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हम जानते हैं हमने 3 भागों के अंदर तोड़ा है, S1, S2 और इसका वक्र पृष्ठ S3। तो ये जो बंद पृष्ठ का समाकलन किया हुआ है हमने, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अतः ये हो जाएगा, इसको हम 3 टुकड़ों में तोड़ देंगे, S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम देख रहे हैं कि ये जो S1 वाला है, S1 वाला पृष्ठ कौन सा है, ये वाला है, इसमें E वेक्टर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है, तो इसमें कोई भी बिंदु ले लो इस ऊपर वाले वृत्त पर, ऊपर वाला जो वृत्त है इसमें कोई भी बिंदु हमने ये ले लिया, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, तो हम जानते हैं जब भी रेखीय आवेश वितरण होता है उसके कारण हमको सामने किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होती है। तो इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने देखा है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो इस रेखीय आवेश वितरण के कारण इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होती है। हमेशा इस पृष्ठ के कैसी होती है, लंबवत होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी ई की दिशा। अब निकाले ये ऊपर वाला जो वृत्त है, ये वृत्त इस तरह से रखा हुआ है गोल, इस वृत्त के की जो क्षेत्रफल है, इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, तो क्षेत्रफल की दिशा हमेशा इस पृष्ठ के कैसी होती है, लंबवत होती है। तो इस बिंदु पर इस क्षेत्रफल की दिशा कैसी हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी, ds वेक्टर इस तरह से हो जाएगी। तो जो पहला वाला ये रिलेशन आ रहा है S1 के लिए, इसमें E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये E और ds के बीच में जो कोण है वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन S1 E ds कोस थीटा, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि दो सदिशों का अदिश गुणा खोलेगा तो E ds कोस थीटा आएगा, और यहाँ थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है। तो ये हमने रख दिया प्लस इंटीग्रेशन S2। अब S2 वाले की बात करते हैं, इस वृत्त पर, इस वाले वृत्त पर जो नीचे रखा है, इस वृत्त पर। तो जो नीचे वाला वृत्त है इसमें भी अगर हम किसी बिंदु पर इस वृत्त का कोई भी बिंदु ले लो, जिस बिंदु पर भी हम विद्युत क्षेत्र की दिशा का मान ज्ञात करना चाहेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर कैसी होती है, तो इस रेखीय आवेश वितरण से किस दिशा में होती है, लंबवत दिशा में होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा E वेक्टर ये वाली दिशा हो जाएगी। और ये जो पृष्ठ रखा हुआ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दिशा में होगा, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल तो तल से लंबवत दिशा में होगा। तो इस तरह से इस पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा ds वेक्टर। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है E और ds के बीच में वो 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर E ds कोस 90 डिग्री प्लस, अब हम तीसरा इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं S3 वाला। S3 कौन सा है, ये वक्र पृष्ठ जो इस रेखीय आवेश वितरण के चारों ओर बना है, वक्र पृष्ठ। इस पर, तो इस पर अगर हम कोई बिंदु ले लें, जैसे ये बिंदु P है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, तो वही इस आवेश वितरण की कैसी हो जाएगी, लंबवत दिशा में। विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। यहाँ देखो तीनों ही स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है, इस तार के लंबवत, इस बिंदु पे इस तार के लंबवत, इस बिंदु पे इस तार के लंबवत है। और क्षेत्रफल की दिशा कौन सी है, तो क्षेत्रफल तो ऊपर वाला वक्र पृष्ठ ऐसे है तो क्षेत्रफल ऊपर हो गया, नीचे वाला वक्र पृष्ठ ऐसे बना हुआ है तो क्षेत्रफल नीचे हो गया, और ये वाला वृत्ताकार पृष्ठ इस आवेश के चारों ओर बना हुआ है। तो इस बिंदु पर अगर निकालेंगे तो
इसका जो वक्राकार पृष्ठ है उस वक्राकार पृष्ठ के क्षेत्रफल किस दिशा में होगा, तो वो उस वक्र पर जो बिंदु P है उस बिंदु के लंबवत दिशा में होगा। तो ये ds की दिशा भी कौन सी जाएगी, ये वाली जाएगी। ये वाला वक्राकार पृष्ठ इस तरह से इसके चारों ओर बना हुआ है, इस तरह से। इसमें जिस बिंदु पर निकालेंगे, अगर इस बिंदु पर निकालेंगे तो क्षेत्रफल इस दिशा में होगा। अगर यहाँ कोई बिंदु है तो क्षेत्रफल की दिशा ये वाली हो जाएगी। यहाँ कोई बिंदु है तो क्षेत्रफल यहाँ हो जाएगा। यहाँ कोई बिंदु है तो क्षेत्रफल उस दिशा में हो जाएगा। हमेशा वक्राकार पृष्ठ के लंबवत दिशा में होगा। जो पृष्ठ है उसके लंबवत दिशा में। ऐसा पृष्ठ है तो इधर यहाँ पृष्ठ घूम गया तो इस दिशा में, यहाँ पृष्ठ घूम गया तो इस दिशा में, और यहाँ पृष्ठ घूम गया तो उस दिशा में। इस तरह से ये क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच में जो कोण बन रहा है थीटा, वो थीटा बराबर कितना है, तो थीटा बराबर है 0 डिग्री। तो यहां पर ये आ जाएगा इंटीग्रेशन S3 की कंडीशन में कि ई डीएस कोस 0 डिग्री और बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू क्या होता है, इस बंद पृष्ठ द्वारा, इस गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, इसके अंदर कितना आवेश है। तो माना कि ये जो रेखीय आवेश वितरण है, इस रेखीय आवेश वितरण का जो रेखीय आवेश घनत्व है, वो रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। अर्थात प्रति एकांक लंबाई का आवेश कितना है, लैम्डा है। तो इस रेखीय आवेश वितरण जो इसकी लंबाई हमने कितनी ली है, L लंबाई ली है। चूंकि गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश जो समेशन Q है, वो समेशन Q बराबर किसके हो जाएगा, इस पूरी रेखा पर कितना आवेश वितरित है। तो चूंकि जो रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा, उसका मतलब होता है एकांक लंबाई पर वितरित आवेश। अब ये जो चालक तार हमने लिया है, इसकी लंबाई कितनी है, L है। तो इस पर वितरित कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा गुणा L। प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को किससे गुणा कर दिया, लंबाई से गुणा कर दिया। तो L लंबाई पर वितरित कुल आवेश आ गया, अर्थात समेशन Q बराबर आ गया लैम्डा गुणा L। तो ये मान यहां रख देंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा गुणा L और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां हम सॉल्व करें, कोस 0 का मान तो कितना होता है, 1 होता है। कोस 90 और कोस 90 ये 0 0 होते हैं, तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। ये बचेगा हमारे पास इंटीग्रेशन S3 EDS बराबर लैम्डा गुणा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, E तो यहां बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन S3 ds और बराबर लैम्डा L गुणा एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds S3 का, S3 कौन सा है, ये वक्राकार पृष्ठ है। तो इस वक्राकार पृष्ठ का इंटीग्रेशन किया हुआ है, अर्थात इस कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r L। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले किसी भी, अगर इसको समझना चाहें हम फॉर्मूले को, तो वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि इस बेलन के चारों ओर वाला पृष्ठ। तो केवल इस चारों ओर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको निकालना है। इसमें से ऊपर वाला हटा दिया और नीचे वाला भी हटा दिया, केवल इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये जो कोई भी एक वृत्त ले लो, इसकी जो परिधि होती है, ये इस परिधि क्या होती है, तो परिधि होती है 2 पाई r। इस वृत्त की परिधि होती है। तो इस वृत्त की परिधि को अगर मैं इस बेलन की ऊंचाई से, ये जो लंबाई है L लंबाई है, इससे यदि गुणा कर दूंगा तो ये केवल बाहर बाहर का वक्र पृष्ठ आ जाएगा। तो फॉर्मूला जाएगा 2 पाई r गुणा L। तो या हम डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई r L। तो यहां जो ये क्षेत्रफल आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा E गुणा 2 पाई r L इजिकल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ L से L कैंसिल हो गया, तो यहां से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आ रही है E, वो बराबर आ रही है, ये 2 पाई r नीचे चला जाएगा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई r और एप्सिलॉन नॉट। ये इस तरह से हमारे पास आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करें, तो इसको हम अंश और हर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 से जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ जो ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम k लिख सकते हैं। E बराबर 2k लैम्डा अपॉन r। इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। और अगर इसको सदिश रूप में लिखना है, तो सदिश रूप में ई वेक्टर जब लगाएंगे तो यहाँ r कैप हो जाएगा। r कैप किसको बताएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, तो हमेशा इस आवेश वितरण के लंबवत दिशा में होती है। ये वाली, ये हमने पहले से बता रखी है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। इसी डायरेक्शन में कौन हो जाएगा, r कैप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता का मान निकाला जो आ रहा है ई वेक्टर बराबर 2k लैम्डा अपॉन आर। अब इस फॉर्मूले को हम देखें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान दूरी आर के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब आर का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे पी बिंदु की दूरी बढ़ती जाएगी इस आवेश वितरण के कारण, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी कम होता जाएगा। तो अगर हम ई और आर के बीच में ग्राफ खींचे तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका जो ग्राफ है इस तरह से घटते हुए क्रम में आ जाएगा कि दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम हो रहा है, क्योंकि ई जो है आर के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है, इस आर के व्युत्क्रमानुपाती है। और अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और 1/r के बीच में अगर ग्राफ खींचे तो यहाँ अगर हम 1/r को देखें तो 1/r पूरा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कैसा है, समानुपाती है, क्योंकि अगर 1/r का मान ही बढ़ेगा तो फिर ये 1/r इससे गुणा होकर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ेगा। तो 1/r विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होने के कारण ये ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है वो 1/r पूरे के कैसी है, समानुपाती है। ध्यान रखें कि r के तो कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है, और 1/r के कैसा है, समानुपाती है। तो इस तरह से इन दो ग्राफों को भी हम ध्यान में रखेंगे।